हेलो फ्रेंड्स, मैं आजाद सर आपका अपना यूट्यूब चैनल आर्ट्स बाय आजाद सर में स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि पीछे हम अपने क्लास 11th के लिए हम मिड टर्म के एग्जाम के लिए काम कर रहे हैं और एक सीरीज लेकर के आए हैं जो एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा क्या है इम्पोर्टेंट है। हमने आपको पहला वीडियो तो 25 क्वेश्चन का कार्यपालिका से हमने अपलोड कर दिया है। आज हम आपको दूसरा वीडियो पार्ट 2 इसका सेकंड पेपर हम कार्यपालिका से अपलोड करेंगे जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। और ये याद रखिएगा कि ये मिड टर्म के लिए एग्जाम का है और इसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन आपको जरूर आएगा, जितना भी पूछा जाएगा उसमें से। और ये सब क्वेश्चन बेस एनसीईआरटी है, ठीक है। तो आज हम चलते हैं सेकंड पार्ट के लिए। 25 क्वेश्चन हम देखते हैं। कौन सा पहला क्वेश्चन है आपके सामने, कह रहा है कि सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत आधारित होता है। हमने पीछे बताया था आपको कि सामूहिक उत्तरदायित्व का मतलब क्या होता है। सामूहिक उत्तरदायित्व किसके प्रति होती है? लोकसभा का प्रति होती है। कार्यपालिका में लोकसभा के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व की भावना होती है। और सामूहिक उत्तरदायित्व का मतलब होता है कि अगर एक भी व्यक्ति के ऊपर कोई आरोप लग गया और वो सिद्ध हो गया तो सभी लोगों को सरकार तक इस्तीफा देने पड़ जाती है, यानी सरकार तक गिरने की बात आ जाती है। तो ये कह रहा है कि सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत किस पर आधारित होती है? तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा सी, मंत्रिपरिषद की एकजुटता पर। अगर एक भी मंत्रिपरिषद के किसी व्यक्ति के ऊपर कोई आरोप लग जाए तो पूरी सरकार गिरने की नौबत आ जाती है। इसलिए इसको एकजुटता का सिद्धांत भी इसे कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? एकजुटता का सिद्धांत कहते हैं। तो दोस्तों इसका उत्तर क्या हो जाएगा? सी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया का नाम क्या है। यानी राष्ट्रपति अगर अपने पद पे रहते हुए संवैधानिक तथ्यों का उल्लंघन करता है या उल्लंघन करते हुए पाया जाता है तो उसे अपने पद से हटाने के लिए एक प्रक्रिया हमारे देश में चलाई जाती है, जिस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? महाभियोग कहते हैं। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? महाभियोग। और यह महाभियोग आर्टिकल 61 के तहत राष्ट्रपति के ऊपर चलाई जाती है। कब चलाई जाती है? तो जब राष्ट्रपति अपने पद पर रहते हुए अपने पद का उल्लंघन करता है या संवैधानिक चीजों का उल्लंघन करता है, तब उसके ऊपर राष्ट्रपति के ऊपर एक प्रक्रिया चलाकर उन्हें पद से हटाई जाती है, जिसे हम महाभियोग इम्पीचमेंट कहते हैं। 61 के तहत अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अमेरिका में कौन सी शासन प्रणाली है। अगर दोस्तों आपने मेरा पिछला वीडियो देखा होगा तो मैंने उसमें बताया था कि कार्यपालिका को हम लोग तीन भागों में करके देखते हैं। एक संसदीय व्यवस्था होती है, उसके बाद एक हमारा अध्यक्षात्मक व्यवस्था होती है और एक को हम लोग अर्ध अध्यक्षात्मक कहते हैं। और इसी में हमने कहा था पिछले वीडियो में कि अमेरिका में जो व्यवस्था होती है उसे हम क्या कहते हैं? अध्यक्षात्मक व्यवस्था कहते हैं। तो यहां पर अमेरिका के बारे में पूछ रहा है तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? अध्यक्षात्मक व्यवस्था, ठीक है, अध्यक्षात्मक हो जाएगा। अगला कह रहा है कि भारत का उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा 35 वर्ष। 35 वर्ष की आयु कम से कम होनी चाहिए भारत के उपराष्ट्रपति को बनने के लिए, और साथ ही साथ राज्यसभा के सदस्य बनने की योग्यता भी रखता हो। अगला कह रहा है कि भारत का राष्ट्रपति किसका एक अभिन्न भाग होता है, यानी अंग होता है। तो देखिए हमारे यहाँ राष्ट्रपति तो अपने आप में स्वतंत्र है, लेकिन संसद का एक अभिन्न अंग भी वो भी होता है। क्योंकि संसद जब हम बात करते हैं तो हम जब संसद की बात करते हैं तो संसद के हम दो अंगों की बात करते हैं, एक राज्यसभा और एक लोकसभा, दोनों की हम बात करते हैं। और एक अभिन्न मतलब चुना हुआ नहीं, इनडायरेक्टली एक संसद का और अंग होता है जिसको हम लोग किसको कहते हैं? राष्ट्रपतियों कहते हैं। क्योंकि संसद का मूल काम क्या होता है? संसद का मूल काम होता है कानून को बनाना, और जिसमें भूमिका राज्यसभा और लोकसभा दोनों की होती है। लेकिन क्या ये दोनों कानून बना देने के बाद भी वो कानून बन जाता है? नहीं, क्योंकि जब तक उस पर राष्ट्रपति का हस्ताक्षर नहीं होगा तब तक तो कानून नहीं बनेगा। इसीलिए राष्ट्रपति को हम क्या कहते हैं? संसद का एक अभिन्न अंग कहते हैं। वो पूर्ण अंग नहीं है, लेकिन उसके बिना संसद भी अधूरा है, और ये क्या होता है? अभिन्न अंग होता है। अगला क्वेश्चन कहता है दोस्तों कि राष्ट्रपति पद की रिक्ति की स्थिति में, यानी अगर किसी कारणवश राष्ट्रपति का पद खाली हो जाए, या तो राष्ट्रपति मर जाए या राष्ट्रपति की तबीयत खराब हो जाए या वो इस्तीफा दे दें तो पद खाली हो जाए,
तो इस स्थिति में उपराष्ट्रपति अधिकतम कितनी अवधि के लिए राष्ट्रपति के तौर पर कार्य कर सकता है? ये तो पता है कि राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति ही पद को संभालेगा, लेकिन कितने समय तक? हमारे संविधान में कहा गया कि मैक्सिमम 6 वर्षों तक, मैक्सिमम 6 महीने तक। कितना? मैक्सिमम 6 महीने तक। अगर 6 महीने में भी किसी कारण से कोई अगर प्रधान राष्ट्रपति नहीं चुना जाता है तो फिर इसका डेट बढ़ सकता है, लेकिन पहली बार में मैक्सिमम 6 महीने तक वो रह सकता है। इसका उत्तर ये हो जाएगा। अगला कह रहा है कि निम्न में से भारत के वह राष्ट्रपति कौन थे जो 2 बार राष्ट्रपति के पद पर रहे थे? तो वो हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर बाबू राजेंद्र प्रसाद थे। इन्होंने अपने पद पे 2 कार्यकाल पूरा किया था। ठीक है। अगला कह रहा है कि संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? जो हमारे यहाँ यूपीएससी होते हैं, यूपीएससी होता है, उसी को संघ लोक सेवा आयोग कहते हैं। उसके जो सदस्य होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है? तो उनकी नियुक्ति आपका उत्तर हो जाएगा बी, राष्ट्रपति कहता है। चूंकि संघ लोक सेवा हम लोग इसमें पढ़ते हैं और हमारा एक नौकरशाही व्यवस्था कार्यपालिका का हिस्सा होती है, तो इसीलिए इसमें सवाल ये बन जाता है। अब कह रहा है कि भारत के अटॉर्नी जनरल, जिसे हम महान्यायवादी कहते हैं, क्या बोलते हैं? महान्यायवादी कहते हैं। ये महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? तो इसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं। कौन करते हैं? महान्यायवादी। अटॉर्नी जनरल तो इंग्लिश वर्ड हो गया, इसको हम लोग महान्यायवादी कहते हैं और कार्यपालिका का यह भी एक हिस्सा होता है। इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। ये एक तरह से भारत सरकार का वकील होता है। जब हम भारत सरकार के ऊपर कोई व्यक्ति किसी कारण से केस करता है तो यही व्यक्ति भारत सरकार की तरफ से क्या करता है? केस लड़ता है। अब कह रहा है कि राष्ट्रपति अपना इस्तीफा किसे संबोधित कर देता है? यानी अगर राष्ट्रपति को किसी कारण से इस्तीफा देने की बात आ जाए तो वह व्यक्ति किससे अपना इस्तीफा देता है? तो यह व्यक्ति अपना इस्तीफा उपराष्ट्रपति को देता है। किसको देता है? उपराष्ट्रपति को देता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है? ध्यान रखिएगा, नहीं की जाती है सवाल पूछ रहा है। यानी किसकी नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति नहीं करता है? तो आप एक चीज देखिए, थल सेना के अध्यक्ष की नियुक्ति भी करता है, वायु सेना के अध्यक्ष की भी नियुक्ति करता है, भारत के मुख्य न्यायाधीश जो हमारे होते हैं उनकी भी नियुक्ति करता है, लेकिन लोकसभा के अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति नहीं करता है। क्योंकि लोकसभा के अध्यक्ष की नियुक्ति तो जिसकी बहुमत की सरकार होती है, जिसके पास 272 से ज्यादा एमपी होते हैं और उनकी जो सरकार होती है, वही व्यक्ति अपने ही सदस्यों में से किसी व्यक्ति को लोकसभा का अध्यक्ष यानी स्पीकर के रूप में नियुक्त कर देते हैं। ठीक है। भले शपथ दिलाने का काम अलग होता है, वो करा जाता है, लेकिन नियुक्ति राष्ट्रपति नहीं करता है। तो इसलिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त नहीं किए थे? फिर लेकिन उसमें अंतर था और इसमें अंतर है। इसमें भी कह रहा है किसकी नियुक्ति नहीं की जाती है? तो देखिए इसका भी उत्तर ए होगा। भारत के उपराष्ट्रपति का नियुक्ति राष्ट्रपति नहीं करते हैं, क्योंकि ऑलरेडी उपराष्ट्रपति का क्या होता है? चुनाव होता है, जिस चुनाव में संसद के दोनों सदन यानी राज्यसभा और लोकसभा के सभी सदस्य, टोटल सदस्य जितने होते हैं वो सबके सब भाग लेते हैं। इसलिए इनका चुनाव होता है, नियुक्ति नहीं होती है, तो राष्ट्रपति इनकी नियुक्ति नहीं करते हैं। इसीलिए इनका उत्तर ए हो जाएगा। अन्य जैसे सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति, भारत का महान्यायवादी अभी हमने कहा, भारत का मुख्य न्यायाधीश, सबकी नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति। इसकी नियुक्ति ए इसका उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए नागरिक को कितनी आयु पूरी कर लेना चाहिए? तो दोस्तों इसकी उत्तर क्या हो जाएगा? 35 वर्ष। ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रपति की सेवानिवृत्ति आयु क्या है? तो देखिए हमारे यहाँ ना राष्ट्रपति की नियुक्ति की न्यूनतम आयु तो बताई गई है 35 वर्ष, लेकिन मैक्सिमम नहीं बताई गई है। अर्थात सेवानिवृत्ति यानी रिटायरमेंट का कोई आयु नहीं होता है, इसलिए इसका उत्तर क्या होगा? कोई सीमा नहीं है। ठीक है। वो जब तक मतलब चुना गया और वो रह सकता है, वो 70 वर्ष भी रह सकता है, 75 वर्ष, 80 वर्ष भी रह सकता है। इसमें कोई निश्चित सीमा नहीं होती। अगला कह रहा है कि संविधान में कितने प्रकार के आपातकालीन का उल्लेख किया गया, इमरजेंसी का उल्लेख किया गया? तो हमारे संविधान में 3 प्रकार के 1, 2, 3 आर्टिकल 352, जिसे हम क्या कहते हैं?
राष्ट्रपति शासन कहते हैं, सॉरी आप वित्तीय आपातकाल कहते हैं इसको, हम लोग 352 को क्या कहते हैं, आपातकाल कहते हैं, इमरजेंसी कहते हैं। और दूसरा हमारा होता है आर्टिकल 356 जिसे हम राष्ट्रपति शासन कहते हैं, और एक होता है 360 जिसे हम लोग वित्तीय आपातकाल कहते हैं। तो इस प्रकार से कितना हो गया, 3 हो गया। कितने प्रकार का है, 3 प्रकार का है। अगला कह रहा है कि किस अनुच्छेद का उपयोग करके भारत के राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल को घोषित कर सकते हैं। अभी अभी हमने पीछे बताया आपको कि हमारे यहाँ 3 तरह के आपातकाल होते हैं। 352 राष्ट्रीय आपात जिसको कहते हैं, 356 जिसे हम राष्ट्रपति शासन कहते हैं, और 360 जिसे हम लोग वित्तीय शासन कहते हैं। तो इस तरह से देखा जाए तो अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपातकाल की क्या है, प्रावधान हमारे यहाँ किया गया है। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है। प्रथम नागरिक कैसे डिसाइड किया जाता है, तो पहली जो मतगणना होती है वो हमारे देश का राष्ट्रपति का होता है एक दिन, और उसके बाद अगले दिन से पूरे देश में मतगणना की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। तो पहली मतगणना राष्ट्रपति की होती है, इसलिए पहला ही हमारा व्यक्ति कौन बन जाता है, राष्ट्रपति बन जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि संसदीय प्रणाली में एक मंत्रिपरिषद होता है जिसका मुखिया कौन होता है। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन प्रधानमंत्री उत्तर हो जाएगा, क्योंकि संसदीय प्रणाली में एक मंत्रिमंडल होता है जिसका मुखिया प्रधानमंत्री होता है। अब कह रहा है कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, ठीक है। नियुक्ति तो राष्ट्रपति करता है, लेकिन जब वो राज्य में चला जाता है तो उसको शपथ दिलाने का काम वहां के उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश करेगा। लेकिन यहाँ उत्तर क्या हो जाएगा आपका, राष्ट्रपति हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है। तो इसका हमने पीछे भी डिस्कस किया है कि आर्टिकल 356 के तहत किसी राज्य में अगर लोकतंत्र विफल हो जाता है, यानी किसी पार्टी को पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं होती है, तो वैसी परिस्थिति में राज्यपाल वहां पर राष्ट्रपति शासन की सिफारिश करता है और फिर वहां पर राष्ट्रपति शासन लागू की जाती है 356 के तहत। मुख्यमंत्री किसे अपना त्याग पत्र देकर पदमुक्त हो सकता है। तो मुख्यमंत्री अपना त्याग पत्र किसे देता है, राज्यपाल को देता है, ठीक है। अगला एग्जाम्पल कह रहा है कि राज्य का वास्तविक प्रधान कौन होता है। तो राज्य का वास्तविक प्रधान मुख्यमंत्री होता है, जैसे केंद्र में प्रधानमंत्री होते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है। तो मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, जिसको एकजुटता का सिद्धांत भी हम लोग कहते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मंत्री परिषद का अध्यक्ष कौन होता है। तो देखो दोस्तों, ये क्वेश्चन मंत्री परिषद का अध्यक्ष कौन होता है, इसमें केंद्र के बारे में नहीं है, कहीं भी केंद्र की भूमिका नहीं दिखा रहा है, राज्य में दिखा रहा है। और राज्य में भी मंत्री परिषद का अध्यक्ष कौन होता है, मुख्यमंत्री होगा, इसलिए इसका उत्तर राज्य से पूछा जा रहा है तो मुख्यमंत्री बन सकता है। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि राज्यपाल को शपथ ग्रहण करवाता है। अभी हमने कहा कि राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, लेकिन शपथ ग्रहण करवाने का काम उस राज्य के हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश करेगा। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, सी, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश करता है, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार हमने जो आज आपको क्वेश्चन कार्यपालिका का बताया, ये कार्यपालिका का सारा क्वेश्चन एनसीईआरटी बेस है, और ये क्लास 11th के बच्चों के लिए मिड टर्म के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहा है सेशन, इसलिए आप इसे जरूर देखिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करने का भी प्रयास करिएगा। जय हिंद, जय भारत।